फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आरके एजुकेशन क्लास। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति में सूचनाओं के स्रोत। इसका पार्ट 1 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ केस स्टडी का। उससे हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं। अगर आपने वो नहीं देखा तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, उसमें पहले आप वो पढ़ ले, फिर इसके बाद सेकेंड टॉपिक स्टार्ट करें। अदरवाइज आपको पूरा अंडरस्टैंड नहीं होगा। और आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। नाउ स्टार्टिंग। व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति में सूचनाओं के स्रोत, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन केस स्टडी। यह पद्धति अपने आप में बड़ी अनोखी पद्धति है। यह जो पद्धति है वह अपने आप में ही एक अनोखी पद्धति है। इसमें सूचना एकत्रित करने की निम्नलिखित स्रोत हैं, और इसमें सूचना एकत्रित करने के यानी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के निम्नलिखित स्रोत हैं। फर्स्ट इज प्राथमिक सामग्री। फर्स्ट क्या है हमारी? प्राथमिक सामग्री। अध्ययनकर्ता द्वारा अध्ययन क्षेत्र में जाकर साक्षात्कार, निरीक्षण तथा अनुसूची के माध्यम से सामग्री एकत्रित करना। फर्स्ट क्या है हमारी? अध्ययनकर्ता जो है वो उसके द्वारा अध्ययन क्षेत्र में जाकर साक्षात्कार, निरीक्षण तथा अनुसूची के माध्यम से सामग्री कलेक्ट करना। सेकेंड इज द्वितीयक सामग्री। इसके अंतर्गत लिखित तथा प्रकाशित सामग्री आती है। इसके अंतर्गत क्या आती है? रिटर्न में, और जो प्रकाशित सामग्री होती है वो आती है। इसके निम्नलिखित स्रोत हैं, और इसके भी निम्नलिखित स्रोत हैं। फर्स्ट इज जीवनी। फर्स्ट क्या है हमारी इसकी? जीवनी। सेकेंड इज पत्र, डायरी। डायरियों में जो लिखा जाता है, स्मरण, आत्मकथाएं, लेख, फोटो एल्बम, केस को दिए गए प्रमाण पत्र, वंशावली, इनाम, केस से संबंधित संस्थाओं की अनेक विषय में रिपोर्ट तथा रिकॉर्ड इत्यादि। और जो केस से संबंधित संस्था हैं उनके से विषय के रिपोर्ट तथा उनके रिकॉर्ड इत्यादि। केस से संबंधित संस्थाओं की उनके विषय में रिपोर्ट तथा रिकॉर्ड इत्यादि। केस अध्ययन विधि के प्रकार, काइंड्स ऑफ केस स्टडी मेथड। अब केस स्टडी के क्या प्रकार हैं वो देख लेते हैं। केस अध्ययन विधि में शोधकर्ता किसी स्वतंत्रता पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जोड़ तोड़ कर उसके प्रभाव का अध्ययन नहीं करता, बल्कि वह सिर्फ उन अवस्थाओं का अवलोकन करता है जो वर्तमान समय या बीते हुए समय में उपस्थित रहकर अध्ययन किए जाने वाले सामाजिक इकाई में परिवर्तन लाता है। जो इस केस स्टडी मेथड में शोधकर्ता जो रिसर्चर है वो स्वतंत्रता पर यानी इंडिपेंडेंस वेरिएबल में जोड़ तोड़ नहीं करता, बल्कि उसके प्रभाव का अध्ययन नहीं करता, उसके जोड़ तोड़ करके उसके प्रभाव का अध्ययन नहीं करता, बल्कि वह सिर्फ उन अवस्थाओं का अवलोकन करता है जो वर्तमान टाइम यानी प्रेजेंट टाइम और पास्ट टाइम में उपस्थित रहकर अध्ययन किए जाने वाले सामाजिक सोशल यूनिट परिवर्तन लाता है। उनकी सोशल यूनिट पर परिवर्तन लाता है, उन पर अध्ययन करता है। व्यवहारिक वैज्ञानिकों बिहेवियरल साइंटिस्ट ने केस अध्ययन केस स्टडी के मुख्य 2 उप प्रकार बतलाए हैं जो निम्नलिखित हैं। और बिहेवियरल साइंटिस्ट हैं, उन्होंने केस स्टडी के 2 मुख्य उप प्रकार बताए हैं। फर्स्ट क्या है उसमें? अपसारित केस विश्लेषण। फर्स्ट क्या है? अपरिसारित केस विश्लेषण, डिविडेंड केस एनालिसिस। और सेकेंड इज पृथक निदैनिक केस विश्लेषण, इंसुलेटेड क्लिनिकल केस एनालिसिस। अब फर्स्ट पढ़ लेते हैं, अपरिचित केस विश्लेषण, डिविडेंड केस एनालिसिस। केस अध्ययन यानी केस स्टडी के इस प्रकार टाइप में शोधकर्ता रिसर्चर एक ही साथ दो ऐसे केसेस को लेता है जिसमें काफ़ी समानता होते हुए भी भिन्नता होती है। वह 2 ऐसे केसेस को लेता है जिसमें काफ़ी समानता होते हुए भी वे डिफरेंट होते हैं। जैसे शोधकर्ता यदि एक समरूप जुड़वा युग्म, 1 आइडेंटिकल ट्विन पैरर, जिसमें से एक सामान्य है, एक तो नॉर्मल है और एक मानव विद्यालय से ग्रस्त है। एक तो नॉर्मल है बट एक नॉर्मल नहीं है। वो 2 ऐसे विश्लेषण, 2 को वो ऐसे को लेता है, ट्विंस लेता है जिसमें काफ़ी समानता होते हुए भी वो डिफरेंट होते हैं। एक तो नॉर्मल होता है उसमें से, और एक क्या होता है? मानव विद्यालय से ग्रस्त होता है, यानी कि एक थोड़ा सा एबनॉर्मल सा होता है। एक अध्ययन करता है
तो यह अपरिचित केस विश्लेषण डिविडेंड केस एनालिसिस मेथड ट्विंस है, इसलिए उसमें काफ़ी अधिक समानता है, परंतु फिर भी इन दोनों में भिन्नता है। एक मानसिक रोग से ग्रस्त है तथा दूसरा सामान्य है। शोधकर्ता इन दोनों बच्चों का गुणात्मक अध्ययन करके इस निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करेगा कि वे कौन कौन से कारक हैं जिसके कारण इन दोनों समरूप जुड़वा बच्चों में इस तरह की भिन्नता हुई। इस तरह का केस विश्लेषण वर्विक एवं ओसरेसन द्वारा काफी किया गया है। क्या करते हैं वो, एक दो बच्चों जुड़वा बच्चे लेते हैं, एक तो नॉर्मल होता है बच्चा, सामान्य रूप से सही है वो, और दूसरा जो होता है वो मानसिक रूप से रोगी है, मानसिक रूप से ग्रस्त है, यानी कि वो थोड़ा सा एबनॉर्मल है। तो उन दोनों बच्चों का वो विश्लेषण करता है कि वो दोनों में डिफरेंस के समान होते हुए भी उनमें क्या डिफरेंस है, वो किस कारण से हुए, उस पर वो पूरी रिसर्च करता है। और जो इस तरह का जो विश्लेषण था वो किसने किया था, वार्विक एवं ओसरेसन द्वारा काफी किया गया है। ये वाला अध्ययन काफी वार्विक और ओसरेसन के द्वारा किया गया है। सेकेंड इज पृथक नैदानिक केस विश्लेषण यानी आइसोलेटेड क्लिनिकल केस एनालिसिस। इस प्रकार की केस विश्लेषण विधि में शोधकर्ता व्यक्तित्व इकाइयों यानी इंडिविजुअल यूनिट्स का विश्लेषण उसके विश्लेषणात्मक समस्याओं के अवलोकन में करता है। इस ढंग के केस अध्ययन में शोधकर्ता द्वारा किसी व्यक्ति के बीते हुए दिनों के घटना चक्रों का विस्तारित विश्लेषण किया जाता है और उसके आधार पर एक अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। इस विधि का प्रयोग मानव विश्लेषण साइकोएनालिसिस में सर्वाधिक होता है। फेडरे द्वारा अध्ययन किया मशहूर हंस के इसका एक ज्वलंत उदाहरण है। फेडरे ने मानव आत्मिक अनुक्रिया सिद्धांत थ्योरी ऑफ ह्यूमन साइकिक रिस्पॉन्स का प्रतिपादन अनेक पृथक नैदानिक केस के विश्लेषण से उत्पन्न तथ्यों के आधार पर किया है। अभी हाल में विल्सन 1973 ने एक अध्ययन पृथक नैदानिक केस विश्लेषण द्वारा किया जिसमें बीबर नामक एक बच्चे को काफी धनी माता पिता की संतान था, जो कि काफी धनी रिच फैमिली से बिलोंग करता था, का विश्लेषण किया गया। इस अध्ययन के आधार पर विल्सन धनी परिवार के बच्चे की विशिष्ट समस्याओं से अवगत हुए और इन समस्याओं के समाधान करने से संबंधित एक उपयुक्त उपयोग की भी खोज की। क्या है पृथक आइसोलेटेड क्लिनिकल केस एनालिसिस। इसमें क्या है कि एक बच्चे का आइसोलेटेड क्लिनिकल केस एनालिसिस में एक इंडिविजुअल यूनिट्स का विश्लेषण उसका विश्लेषणात्मक समस्याओं का अवलोकन कराया जाता है। इस अध्ययन में शोधकर्ता द्वारा व्यक्ति के बीते हुए दिनों की घटना चक्रों का विस्तारित विश्लेषण किया जाता है। जो व्यक्ति का पास्ट में हुआ उसके ऊपर ही उसका विश्लेषण किया जाता है। और थ्योरी ऑफ ह्यूमन साइको रिस्पॉन्स का प्रतिदिन अनेक पृथक नैदानिक केस के विश्लेषण के उससे उत्पन्न तथ्यों के आधार पर किया जाता है। और उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि एक बच्चे के धनी माता पिता का एक बच्चा लेते हैं, उस पर उसको क्या समस्याएं हो रही हैं, उसकी क्या प्रॉब्लम है, उससे अवगत कराते हुए उन समस्याओं के समाधान करने से संबंधित एक उपयुक्त उपायों को भी खोज की गई है उससे कि उस बच्चे को क्या प्रॉब्लम हो रही है, उसकी खोज भी की है। केस अध्ययन विधि केस स्टडी मेथड के दोनों प्रकार काफ़ी लोकप्रिय यानी पॉपुलर हैं। केस अध्ययन विधि के केस स्टडी मेथड के जो दोनों प्रकार हैं वो काफ़ी ही लोकप्रिय हैं। पृथक और अपसारी दोनों ही लोकप्रिय हैं यानी पॉपुलर हैं। अंतर इतना है कि पृथक नैदानिक केस विश्लेषण आइसोलेटेड क्लिनिकल केस एनालिसिस का प्रयोग सामान्य अवस्थाओं में अधिक होता है। ये बस का फर्क क्या है कि जो आइसोलेटेड क्लिनिकल केस है उसका जो प्रयोग है वो सामान्य अवस्थाओं में अधिक होता है। स्टॉक 1994 ने भी अपने ही द्वारा की गई सीमा समीक्षा के आधार पर बतलाया है।
स्टैक ने भी अपने द्वारा ही की गई समीक्षा के आधार पर भी बतलाया है कि केस अध्ययन विधि में चूंकि कई प्रकार के केस होते हैं, केस अध्ययन विधि में कई प्रकार के केस होते हैं, अतः केस अध्ययन भी कई तरह के हो सकते हैं। जो केस अध्ययन स्टडी है वो भी कई तरह की हो सकती है। उन्होंने निम्नलिखित 3 तरह के अध्ययन का वर्णन किया है। उन्होंने 3 तरह के अध्ययन का वर्णन किया है। फर्स्ट क्या, आंतरिक केस अध्ययन, इंटरनल केस स्टडी। इंटरनल केस स्टडी ऐसा केस अध्ययन होता है, इंटरनल केस अध्ययन ऐसा केस अध्ययन होता है जहां शोधकर्ता जो रिसर्चर है इसलिए अध्ययन प्रारंभ करता है क्योंकि वह लक्ष्य केस के बारे में गहराई से जानना चाहता है, उसके बारे में गहराई से यानी डीप में उसकी रिसर्च करना चाहता है, इसलिए इंटरनल केस स्टडी का उपयोग करता है। सेकेंड इज संगठनात्मक केस अध्ययन, इंस्ट्रूमेंटल केस स्टडी। यह ऐसा केस अध्ययन होता है जहां रिसर्चर किसी विशेष केस का अध्ययन इसलिए करता है क्योंकि उसे समस्या को समझने में विशेष सूझ उत्पन्न होती है। यह किसी सिद्धांत को परीक्षित रिफाइन करने में मदद मिलती है। इंस्ट्रूमेंटल केस स्टडी वो अध्ययन इसलिए करता है जहाँ की शोधकर्ता जो है, रिसर्चर जो है, वो किसी विशेष केस का अध्ययन इसलिए करता है क्योंकि उससे समस्या को समझने में विशेष सूझ उत्पन्न होती है और यह सिद्धांत को परीक्षित यानी रिफाइन करने में मदद मिलती है। थर्ड इज सामूहिक केस अध्ययन, कलेक्टिव केस स्टडी। यह एक ऐसा केस अध्ययन होता है जहां शोधकर्ता संगठनात्मक केस अध्ययन का विस्तार कई केसेस का अध्ययन करने के लिए करता है तथा जिसमें घटना, सामान्य अवस्था तथा जीव संख्या यानी कि पॉपुलेशन के बारे में अधिक कुछ सीखने का प्रयास किया जाता है। यह अध्ययन इसलिए किया जाता है जहाँ की रिसर्चर जो है वो संगठनात्मक केस अध्ययन का विस्तारित केसों का अध्ययन करने के लिए करता है और इसमें घटना, सामान्य अवस्था और जनसंख्या यानी पॉपुलेशन के बारे में अधिक कुछ सीखने का प्रयास करता है और उससे अधिक कुछ जानने का प्रयास करता है, इसलिए सामूहिक केस अध्ययन यानी कलेक्टिव केस स्टडी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है केस अध्ययन विधि की पूर्व कल्पनाएं, प्री अजम्पशंस ऑफ केस स्टडी मेथड। अब इसकी क्या अजम्पशंस है वो पढ़ेंगे। केस अध्ययन विधि की कुछ पूर्व कल्पनाएं यानी प्री अजम्पशंस होती हैं जिसमें निम्नलिखित प्रमुख हैं। फर्स्ट क्या है इसकी, इस विधि की एक पूर्व कल्पना यह है कि मानव प्रकृति ह्यूमन नेचर में एक रूपता यूनिफॉर्मिटी होती है। क्या होती है, मानव प्रकृति यानी ह्यूमन नेचर में क्या होती है, एक यूनिफॉर्मिटी होती है। हालांकि यह भी सच है कि मानव व्यवहार परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित होता रहता है और यह भी सच है कि जो मानव का जो व्यवहार है, ह्यूमन का जो नेचर है वो परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित यानी बदलता रहता है। सेकेंड इज इस विधि की दूसरी पूर्व कल्पना ये होती है कि इसमें संबंधित इकाई स्वाभाविक इतिहास पर आधारित होती है। और इसकी दूसरी विधि क्या है, पूर्व कल्पना क्या है, प्री अजम्पशन, कि इसमें संबंधित जो इकाई है उसका स्वाभाविक इतिहास पर आधारित होती है। उसकी जो इकाई है वो स्वाभाविक इतिहास पर आधारित होती है। थर्ड इस विधि में संबंधित इकाई का विस्तारित अध्ययन संभव हो पाता है और इस विधि में क्या होता है, संबंधित विस्तारित अध्ययन उसका संभव हो पाता है। इसमें स्पष्ट है कि केस अध्ययन विधि की कुछ अपनी पूर्व कल्पनाएं हैं और इससे हमें क्या स्पष्ट होता है कि जो केस स्टडी है मेथड है उसकी कुछ अपनी पूर्व कल्पनाएं हैं। अब व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति के गुण। अब इसके मेरिट्स ऑफ केस स्टडी के मेरिट्स क्या है वो देखेंगे। यह कहना उचित होगा कि व्यक्ति जीवन अध्ययन पद्धति के विरोध में चाहे कुछ भी कहा गया हो, पर यह सत्य है कि सामाजिक वातावरण के अध्ययन में यह प्रणाली आधारभूत रहेगी। इसके बारे में कुछ भी कहा गया हो लेकिन सामाजिक वातावरण यानी सोशल इन्वायरमेंट के अध्ययन में यह प्रणाली आधारभूत रहेगी। व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति को आज किसी समस्या के सूक्ष्म अध्ययन के लिए अत्यंत उपयोगी समझा जा रहा है और किसी भी गहन सूक्ष्म अध्ययन के लिए यह प्रणाली ही सर्वोत्तम है। और जो व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति है वो आज किसी भी समस्या यानी कोई भी प्रॉब्लम है सूक्ष्म अध्ययन के लिए अत्यंत उपयोगी समझा जा रहा है, इसको यूजफुल समझा जा रहा है और किसी भी गहन सूक्ष्म अध्ययन के लिए यह प्रणाली सर्वोत्तम है। इस बात को और स्पष्ट रूप से समझने के लिए हम व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति
का महत्व गुण निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। और इसको हम और भी समझने के लिए व्यक्तिगत अध्ययन प्रणाली को, इसके गुण को निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। फर्स्ट क्या है, समस्या का सूक्ष्म व गहन अध्ययन। समस्या का जो प्रॉब्लम है उसका सूक्ष्म व गहन अध्ययन। व्यक्तिगत अध्ययन के अंतर्गत व्यक्तिगत इकाइयों का अति गहन एवं सूक्ष्म अध्ययन किया जाता है। इस प्रणाली में अंतर्गत इकाइयों के केवल विशिष्ट पहलुओं का अध्ययन नहीं, वरना वस्तुओं के सभी पहलुओं का हर दृष्टि से अध्ययन किया जाता है और इस रूप में यह अति गहन अध्ययन होता है। जो व्यक्तिगत अध्ययन है उसके अंतर्गत व्यक्तिगत इकाइयों का ही अति गहन यानी उसके ही सूक्ष्म डीप में जाकर उनका अध्ययन किया जाता है और इस प्रणाली के अंतर्गत इकाइयों के केवल विशिष्ट पहलुओं का अध्ययन नहीं करना, वरना बल्कि उसके जो वस्तु है उसके सभी पहलुओं का हर दृष्टि से, ऑल दृष्टि से अध्ययन किया जाता है और इस रूप में ही यह अति गहन अध्ययन होता है और इसी रूप में क्या होता है, इसकी डीप में जाकर स्टडी होती है। सेकेंड इज सामग्री की संपूर्णता। सामग्री की संपूर्णता व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति का महत्व इसलिए भी है क्योंकि इसके द्वारा जो सामग्री एकत्रित की जाती है वह अपने में संपूर्ण होती है। इतनी पर्याप्त मात्रा में सामग्री अन्य विधि से प्राप्त करना कठिन ही नहीं, दुष्कर कार्य भी है। और व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति को महत्व इसलिए भी दिया जाता है क्योंकि जो इसके द्वारा जो सामग्री एकत्रित की जाती है वह अपने आप में संपूर्ण होती है यानी पूरी होती है और इतनी पर्याप्त मात्रा में अन्य किसी विधि से हम करेंगे तो वो कठिन है, डिफिकल्ट है उसको कलेक्ट करना और दुष्कार्य भी है। थर्ड पॉइंट इज महत्वपूर्ण परिकल्पनाओं का साधन। व्यक्तिगत अध्ययन अनेक महत्वपूर्ण परिकल्पनाओं का निर्माण करने में एक साधन के रूप में कार्य करता है। क्या करता है व्यक्तिगत अध्ययन? अनेक महत्वपूर्ण परिकल्पनाओं का निर्माण करने के लिए एक साधन के रूप में कार्य करता है। इसमें अनेक इकाइयों का सूक्ष्म एवं विस्तारित अध्ययन किया जाता है और इसमें कई प्रकार की इकाइयों का, विभिन्न इकाइयों का विस्तारित अध्ययन किया जाता है और निष्कर्षों पर पहुंचा जाता है और उनके कंक्लूजन पर पहुंचा जाता है। इन्हीं निष्कर्षों के आधार पर अनेक परिकल्पनाओं का निर्माण संभव है और किया भी जाता है और इन्हीं परिकल्पनाओं के आधार पर इनका निर्माण संभव भी और इन्हीं के आधार पर निर्माण किया भी जाता है। फोर्थ पॉइंट इज अति महत्वपूर्ण प्रपत्रों का साधन। व्यक्तिगत अध्ययन अनेक महत्वपूर्ण प्रपत्रों का निर्माण करने में हमारी सहायता करता है। व्यक्तिगत अध्ययन अनेक महत्वपूर्ण प्रपत्रों का निर्माण करने में हमारी सहायता करता है और यह महत्वपूर्ण प्रपत्र अनुसूची यानी शेड्यूल, प्रश्नावली, साक्षात्कार, निर्देशिका आदि किसी भी विशेष वर्ग की कुछ विशेष इकाइयों का अति सूक्ष्म अध्ययन करने के पश्चात हमें अनेक महत्वपूर्ण बातों, रुचियों, मनोवृत्तियों आदि का पर्याप्त ज्ञान हो जाता है और इससे ही हमें क्या होता है कि रुचियों और मनोवृत्तियों आदि का प्राप्त ज्ञान हो जाता है और ऐसा होने पर अनेक महत्वपूर्ण प्रपत्रों का निर्माण करने में कोई विशेष कठिनाई नहीं होती और ऐसा करने पर महत्वपूर्ण प्रपत्रों के निर्माण करने में कोई विशेष कठिनाई भी, कोई डिफिकल्टी भी नहीं होती। फिफ्थ इज इकाइयों का वर्गीकरण एवं विभाजन। इकाइयों का वर्गीकरण एवं विभाजन व्यक्तिगत अध्ययन विभिन्न समूहों में विभाजित एवं वर्गीकृत करने में सहायता करता है और व्यक्तिगत अध्ययन क्या करता है, विभिन्न समूहों में विभाजित, उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करता है और उन्हें वर्गीकृत करने में भी हेल्प करता है। इकाइयों का चुनाव यदि सावधानी से किया जाए तो इसके बारे में लेखबद्ध सामग्री किसी इकाई की महत्वपूर्ण सामान्य एवं विशिष्ट अवस्थाओं की तुलना में एवं वर्गीकरण का आधार प्रदान कर सकती है और इनको सावधानी पूर्वक किया जाए तो ये लेखाबद्ध जो है कि सामग्री है वो कई इकाइयों की महत्वपूर्ण सामान्य एवं विशिष्ट अवस्थाओं की तुलना में वर्गीकरण का आधार प्रदान करती है। 6 व्यक्तिगत भावनाओं एवं मनोवृत्तियों का अध्ययन। व्यक्तिगत अध्ययन के अंतर्गत व्यक्तिगत भावनाओं एवं मनोवृत्तियों का गहन अध्ययन किया जाता है और व्यक्तिगत अध्ययन के अंदर, स्टडी के अंदर क्या किया जाता है, व्यक्तिगत भावनाओं, उनकी भावनाओं का और मनोवृत्ति का अधिक गहन डीप में जाकर उनका अध्ययन पर स्टडी की जाती है। एक व्यक्ति की किस किस परिस्थिति में क्या क्या भावनाएं तथा किस प्रकार की मनोवृत्तियां रहती हैं इस पद्धति से ही मालूम होता है और किस व्यक्ति की किस प्रकार की परिस्थितियां और क्या क्या उसकी भावनाएं हैं इस मनोवृत्ति पर ही आधारित होती है। इस पद्धति से ही हमें मालूम होता है, व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति से ही हमें मालूम होता है कि व्यक्ति की क्या क्या उसकी भावनाएं हैं।
अन्य लाभ, अदर बेनिफिट्स भी देख लेते हैं। केस अध्ययन विधि दो विभिन्न केसेस को लेकर उनका तुलनात्मक अध्ययन यानी कंपैरेटिव स्टडी किया जा सकता है। और केस अध्ययन विधि में क्या किया जा सकता है, किसी तुलनात्मक अध्ययन का कंपैरेटिव स्टडी भी की जा सकती है। दो केसेस को लेकर उनकी कंपैरेटिव स्टडी भी की जा सकती है। सेकेंड इज केस अध्ययन विधि द्वारा अध्ययन के लिए चयन किए गए केस का गहन रूप से अध्ययन संभव है। और केस अध्ययन विधि में हम किसी अध्ययन का चयन कर सकते हैं, उसको चूज करते हैं और उसके डीप में जाकर उसकी डिटेल हम उसका डिटेल निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें एक समय में किसी एक केस या सामाजिक इकाई का ही अध्ययन किया जा सकता है। क्योंकि इसमें क्या होता है, एक टाइम पर सिर्फ एक ही केस पर हम स्टडी कर सकते हैं। थर्ड इज केस अध्ययन विधि द्वारा किसी परिकल्पना के निर्माण में काफी मदद मिलती है। और केस अध्ययन विधि के द्वारा किसी परिकल्पना में के निर्माण में काफी मदद मिलती है। गुडे तथा हॉट 1987 का मत है कि केस अध्ययन विधि से प्राप्त तथ्यों को शोधकर्ता विश्वास के साथ सामान्यीकृत तो नहीं कर पाता, परंतु इन तथ्यों के आधार पर वे आसानी से कुछ परिकल्पनाओं का सर्जन कर पाता है, जिसे इस विधि का एक महत्वपूर्ण लाभ माना जा सकता है। केस अध्ययन विधि के द्वारा जो परिकल्पनाएं या थ्योरीज है का निर्माण तो वो काफी मदद मिलती है उसका निर्माण करने में, लेकिन गुड्डे एंड हॉट के द्वारा उनका एक मत है कि केस अध्ययन विधि से प्राप्त तथ्यों का जो रिसर्चर है वो विश्वास के साथ सामान्यीकृत तो नहीं कर पाता, लेकिन उन तथ्यों के आधार पर आसानी से परिकल्पनाओं का सर्जन हो पाता है। उन परिकल्पनाओं के आधार पर आसानी से उनका सर्जन हो पाता है, जिसे इस विधि का एक महत्वपूर्ण लाभ माना जाता है। जैसे कि इस विधि का इस स्टडी का एक महत्वपूर्ण लाभ माना जाता है, बेनिफिट माना जाता है। फोर्थ इज केस अध्ययन विधि का ऐसी विधि है, केस अध्ययन विधि एक ऐसी विधि है जिससे प्राप्त तथ्यों के आधार पर भविष्य किए जाने वाले अध्ययनों में उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों को पहले से ही आंका जा सकता है तथा उसे दूर करने के उपायों का वर्णन किया जा सकता है। और केस अध्ययन विधि एक ऐसी विधि है जिसे कि हम फ्यूचर में जो होने वाला है उसके अध्ययनों का पहले से ही पता चल जाता है, उसमें जो कठिनाइयां होने वाली हैं उसके पहले से ही आंका जा सकता है और उनको दूर किया जा सकता है, उसके उपायों को उसका वर्णन किया जा सकता है कि इसमें ये कठिनाई है और उसको हम दूर कर सकते हैं केस अध्ययन विधि में। फिफ्थ इस विधि में चूंकि सामाजिक इकाई का गहन अध्ययन किया जाता है, क्योंकि इस विधि में सामाजिक जो सोशल यूनिट है उसका डीप में जाकर उसका अध्ययन किया जाता है, इसलिए इसमें संबंधित इकाई के व्यवहार पारक पैटर्न को पूर्ण रूप से समझने में मदद मिलती है। इसीलिए ऐसे क्या होता है कि जो व्यवहारिक पैटर्न है उसको पूर्ण रूप से समझने में मदद मिलती है, हेल्प होती है। इस बिंदु पर कुले 1992 ने टिप्पणी करते हुए कहा कि केस अध्ययन संबंधित इकाई के परीक्षण में गहराई पैदा कर देता है। और कुले ने क्या कहा कि उनकी टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि केस अध्ययन विधि से संबंधित इकाइयों का परीक्षण में गहराई पैदा कर देता है, उसमें डीपली पैदा कर देता है और उसके जीवन इतिहास के बारे में एक स्पष्ट सूझ उत्पन्न करता है और उसके बारे में इतिहास के बारे में वो एक डीप परीक्षण सूझ उत्पन्न करता है। इसमें इकाई के व्यवहारों का अध्ययन प्रत्यक्ष रूप से होता है और इसमें इकाई के व्यवहारों का जो अध्ययन है, स्टडी है, वो प्रत्यक्ष रूप से यानी डायरेक्ट रूप से होता है। 6 ये विधि सामाजिक इकाई के स्वाभाविक इतिहास नेचुरल हिस्ट्री के बारे में जानने में मदद करने के साथ ही साथ इसका संबंध वातावरण के अन्य सामाजिक कारकों से भी स्थापित करने में मदद करती है। और ये वह सामाजिक यानी सोशल यूनिट है, वो स्वाभाविक इतिहास नेचुरल हिस्ट्री के बारे में जानने में मदद करने के साथ ही साथ इसका संबंध वातावरण के अन्य सामाजिक कारकों से भी स्थापित करने में हेल्प करती है। 7 केस अध्ययन विधि में शोधकर्ता द्वारा प्राप्त सूचनाओं के आधार पर संबंधित कार्य के लिए प्रश्नावली या अनुसूची यानी शेड्यूल बनाने में मदद मिलती है। और केस अध्ययन विधि के द्वारा जो रिसर्चर्स हैं उनको जो सूचनाएं प्राप्त हुई है उनके आधार पर संबंधित कार्य करने के लिए प्रश्नावली और शेड्यूल बनाने में भी हेल्प मिलती है। 7 परिस्थिति की जरूरत के अनुरूप इस विधि में शोधकर्ता केस अध्ययन विधि में कई शोध प्रविधियों का उपयोग आसानी से कर लेता है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि इस अध्ययन विधि में अन्य विधियों जैसे गहन साक्षात्कार प्रश्नावली अनुसूची का उपयोग संभव है।
और इस परिस्थिति की जरूरत के अनुरूप इस विधि में जो रिसर्चर है वो केस स्टडी की विधि में मेथड में कई शोध प्रविधियों का उपयोग आसानी से इजीली कर लेते हैं। और दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि इस मेथड में अन्य विधियां जैसे गहन साक्षात्कार, डीपली इंटरव्यू, प्रश्नावली और शेड्यूल का उपयोग संभव है। 19 केस अध्ययन विधि से शोधकर्ता की अनुभूतियां मजबूत होती हैं। और केस अध्ययन विधि से क्या होता है, शोधकर्ता रिसर्चर्स की जो अनुभूतियां हैं वह मजबूत होती हैं और इससे फिर उसमें परिस्थिति को समझने एवं विश्लेषण करने की क्षमता और भी अधिक तीक्ष्ण होती है। और उन परिस्थितियों को समझने एवं विश्लेषण करने में भी क्षमता और भी अधिक तीक्ष्ण होती है। 33 केस अध्ययन विधि में चिकित्सक के एवं प्रशासनिक उद्देश्य थेरापेटिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस को अति महत्वपूर्ण समझा जाता है। केस अध्ययन के आधार पर नैदानिक मनोवैज्ञानिक को चिकित्सा संबंधी महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सुविधा होती है तथा प्रबंधकीय एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी केस अध्ययन शोधकर्ता को इकाई की व्यवहारिक समस्याओं को समझने में मदद करता है। और केस अध्ययन विधि केस स्टडी मेथड में चिकित्सक एवं प्रशासनिक उद्देश्य जो थेरापेटिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस को अधिक महत्वपूर्ण से समझा जा सकता है। और केस स्टडी के आधार पर नैदानिक मनोवैज्ञानिक चिकित्सक संबंधी महत्वपूर्ण निर्णय लेने में भी सुविधा होती है। और प्रबंधकीय एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी केस अध्ययन शोधकर्ता रिसर्चर्स को इकाई की व्यवहारिक समस्याओं को समझने में भी हेल्प होती है। I hope friends you will enjoy the video. If you enjoy the video, so don't forget to like, share and subscribe my channel and hit the bell icon to stay update. और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें जिससे इस वीडियो का प्रॉफिट उन्हें भी। और आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं आपको फर्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी।